हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विद मी। फ्रेंड्स, असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी इच्छा मजबूत है सफलता पाने के लिए। सो आप सभी अपनी इच्छा को मजबूत रखिए, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट है। पार्ट कौन सा है? 45 है। इससे पहले हमने 44 पार्ट बना लिए एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट के। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट के पार्ट एक एक करके देख सकते हो। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट का टाइम है, मॉर्निंग में है आपका 7 AM और नाइट में है आपका 8 PM, यानी कि सुबह 7 बजे और रात में है आपका 8 बजे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट की जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो और आप सबसे पहले जो वीडियो है वो देख पाओ। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्विज। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन स्टेट कौन सा है? ऑप्शन में दिए हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप सभी को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। टाइम ऑफ होता है एग्रीयंस। और क्विज 1 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि उत्तर प्रदेश, उन सभी का आंसर राइट है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ट्रक फार्मिंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन में देखिए व्यापारिक स्तर पर अनाज की खेती, सब्जियों की खेती, भारी संख्या में ट्रक रखना या फिर नॉन ऑफ द अबव। इन ऑप्शनों में से कोई नहीं। सो जल्दी से कमेंट कीजिए क्विज 2 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है एग्रीयंस। और क्विज 2 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि भारी संख्या में ट्रक रखना, उन सभी का आंसर गलत है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सब्जियों की खेती जो है इसको हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा, सभी कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल को हम ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कृषि विकास के क्षेत्र में वर्ष 1970 में या सन 1970 में किस वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शन में दे रखी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग या फिर डॉक्टर OP गौतम या डॉक्टर NS रंधावा को। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है। कुछ सी का राइट आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट कीजिए। टाइम ऑफ होता है एग्रीयंस। और क्विज 3 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, उन सभी का आंसर राइट है। 1970 में इन्हें ही नोबेल शांति पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पौधों की पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में आता है? ऑप्शन में दे रखे हैं गैल्वेनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, प्लॉनीमीटर या फिर लैक्टोमीटर। सो चलिए कमेंट कीजिए कुछ 4 का राइट आंसर क्या होगा एग्रीयंस। टाइम ऑफ होता है एग्रीयंस। और क्विज 4 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि गैल्वेनोमीटर, उन सभी का आंसर गलत है। ठीक है, क्विज 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लानीमीटर। सो जिन्होंने सी कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। क्विज 4 का आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लेंस एस्कुलेंटा किस फसल का वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है? ऑप्शन में देखिए उर्द, मटर, मूंग और मसूर। सो कमेंट कीजिए लेंस एस्कुलेंटा किसका वानस्पतिक नाम है।
टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और कुछ 5 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि मसूर, लेंटिल, उन सभी का आंसर राइट है। जो लेंस एस्कुलेंटा है, एस्कुलेंटा, ये मसूर का बॉटनिकल नेम है, वनस्पतिक नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सोयाबीन में कितने केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है बोने के लिए, ठीक है, सोइंग के लिए। ऑप्शन में दे रखे हैं 40 से 50, 45 से 55, 70 से 80 और 60 से 65। सो कमेंट कीजिए सोयाबीन में कितने केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 6 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर बीज, उन सभी का आंसर राइट है। सोयाबीन में 70 से 80 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कुफरी सिंदुरी आलू की कौन सी किस्म है? अगेती किस्म है, पछेती किस्म है, मध्य मौसम वाली किस्म है या फिर नॉन ऑफ द, मतलब इनमें से कोई नहीं। सो कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ये। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और कुछ 7 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है, सॉरी बी आंसर कमेंट किया है यानी कि पछेती किस्म, उन सभी का आंसर राइट है। जो किफरी सिंदुरी है ये आलू की पछेती किस्म है यानी कि लेट वैरायटी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सरसों में जिप्सम किस की एक पूर्ति के लिए दिया जाता है? नाइट्रोजन की, लौह तत्व की, गंधक की या फिर फास्फोरस की? तो कमेंट करके बताइए सरसों में जो जिप्सम हम देते हैं वो किसकी पूर्ति के लिए देते हैं? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और कुछ 8 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि गंधक के लिए, सल्फर के लिए, उन सभी का आंसर राइट है। सरसों में हम जिप्सम गंधक की पूर्ति के लिए देते हैं, यह दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक वर्ष में उसी खेत पर 2 से अधिक फसलों का उगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन में दे रखे हैं मिश्रित फसलें, बहु फसलें, कोई नहीं, और सी में दिया है सह फसलें। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया, उसको मत देखिए, आप ऑप्शन को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आंसर कमेंट कीजिए। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 9 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि बहु फसलें, उन सभी का आंसर राइट है। मल्टीपल क्रॉप कहेंगे हम अगर एक वर्ष में उसी खेत पर 2 से अधिक फसल हम उगाते हैं तो, ठीक है, उसी फील्ड में, उसी खेत में, तो हम ऐसे जो फसल पद्धति रहेगा या ऐसे जो फसलें रहेंगे उसे हम बहुफसली खेती कहेंगे, मल्टीपल क्रॉप कहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अरहर यानी कि पिजन पीस सामान्यतः जाना जाता है किस नाम से? ऑप्शन में दे रखे हैं ब्लैक ग्राम, बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम और रेड ग्राम। सो सभी कमेंट कीजिए कुछ 10 का राइट आंसर क्या होगा एग्रीएंस? टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस। और क्विज 10 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि रेड ग्राम, उन सभी का आंसर राइट है। अरहर यानी कि जो पिजन पी है इसको हम सामान्यतः रेड ग्राम के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं ये 11वें नंबर का क्वेश्चन। यह आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है इन ऑप्शनों में से? ऑप्शन में देखिए हैं विजय, डोलमा, K141 और नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सो कमेंट कीजिए जौ की छिलका रहित किस्म इन ऑप्शनों में से कौन सा है? टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस। और क्विज 11 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि डोलमा, उन सभी का आंसर राइट है। जो जौ की छिलका रहित किस्म है वो डोलमा है इन ऑप्शनों में से।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर, मूंगफली में अंतराश्वसन क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, पिछले लाइव टेस्ट में हमने इसको बताया था, तो अगर आपने उसको देखा था तो आपसे बन जाएगा ये। ऑप्शन में दिए हैं पौध बनने की अवस्था पर, सुइयां बनते समय की अवस्था पर, या फिर फूल बनने की अवस्था पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो कमेंट करके बताइए क्विज 12 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 12 यानी कि मूंगफली में अंतराश्वसन क्रियाएं कब नहीं करनी चाहिए। सो ऑप्शन सी यानी कि फूल बनने की अवस्था पर जो श्वसन क्रिया है वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पैराक्वाट खरपतवारनाशी कौन सी फसल में काम में लिया जाता है। ऑप्शन में दिए हैं कपास, बरसीम, रिचका और सोयाबीन। सो कमेंट कीजिए ग्रियंस क्विज 13 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 13 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि रिचका, उन सभी का आंसर राइट है। पैराक्वाट खरपतवारनाशी रिचका की फसल में लेते हैं हम उपयोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर, 500 केजी डाई अमोनियम फास्फेट से कितने नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। कितने केजी नाइट्रोजन की पूर्ति होगी ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिए हैं 75 केजी, 60 केजी, 90 केजी और 230 केजी। सो सभी कमेंट कीजिए कुछ 14 का राइट आंसर क्या होगा ग्रियंस। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 14 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है 230 केजी, उन सभी का आंसर गलत है। ठीक है, 500 केजी डाई अमोनियम फास्फेट से हम 60 केजी, ठीक है, कितनी, सॉरी 60 केजी नहीं जी, ऑप्शन में यहाँ पे इधर उधर है, 90 केजी। ठीक है, 90 केजी नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं अगर 500 केजी डाई अमोनियम फास्फेट हम प्रयोग करें तो याद रखिएगा क्विज 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 90 केजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र खंडों में बांटा गया है। सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया 16, बी में दिया 20, सी में दिया 15 और डी में दिया 10। सो कमेंट कीजिए कुछ 15 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 15 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि 15, उन सभी का आंसर राइट है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र खंडों में बांटा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पर, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन में दे रखे हैं एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर CH4। सो कमेंट करके बताइए क्विज 16 का राइट आंसर क्या होगा ग्रियंस। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज 16 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि CH4 मीथेन, उन सभी का आंसर राइट है। धान के खेत से मीथेन गैस CH4 गैस निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पर, धान के प्रमाणिक बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं। याद रखिए यहाँ पे प्रमाणिक बीज के लिए पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दे रखे हैं 3 मीटर, 4 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर। सो सभी कमेंट कीजिए कुछ 17 का राइट आंसर क्या होगा ग्रियंस। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और कुछ 17 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि 3 मीटर, उन सभी का आंसर राइट है। धान के प्रमाणिक बीज के लिए हम पृथक्करण जो दूरी रखते हैं वो 3 मीटर दूरी रखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर, लाल सड़न किस फसल का प्रमुख रोग है।
ऑप्शन में दे रखे मक्का, गन्ना, गेहूं और अलसी। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 18 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है ग्रेन्स। और क्विज 18 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि शुगर केन, गन्ना, उन सभी का आंसर राइट है। लाल सड़न जो है गन्ना का प्रमुख रोग है, डिसीज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्ले कणों का आकार कितना होता है? ऑप्शन में दिए हैं 1.00 mm। आप देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। सो कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, क्ले कणों का आकार कितना होता है? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 19 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि 0.002 mm, उन सभी का आंसर राइट है। क्ले कणों का आकार डी ऑप्शन में जो दिया है वही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर। इनमें से सफेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? ये पूछा जा रहा है कि सफेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है। ऑप्शन में दे रखे माई कंचन, गंगा 11, नवजोत या फिर गंगा सफेद। तो कमेंट कीजिए क्विज 20 का राइट आंसर क्या होगा ग्रेन्स। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 20 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि गंगा सफेद, गंगा व्हाइट, उन सभी का आंसर राइट है। सफेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म गंगा सफेद है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।